नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अर्चिन। पहली बार ही हमारे पास चैनल पे आए हैं कर्नल राजीव अग्रवाल, हु इज अ सीनियर कंसल्टेंट विद द चिंतन फाउंडेशन। दैट इज सर्स इंट्रोडक्शन, बट मेरा इंट्रोडक्शन सर के साथ क्या है? Sir is very, focused on the Middle East, sir, की knowledge, and I've read a lot of his articles. I've heard him speak as well. सर का knowledge about the Middle East is very good. और मैंने आपके साथ promise किया था सुबह के अपडेट में, सुबह के लाइव स्ट्रीम में मैं आपको बताऊंगा, and we will get somebody who has a very different perspective about the game. सर जी नमस्कार, welcome to show. नमस्कार सर, पहले तो आपका एनालिसिस ऑन अमेरिका गेटिंग इनटू द वॉर एंड अमेरिका ने जो स्ट्राइक्स करी हैं 3 एरियाज के ऊपर, वाज दिस इनएविटेबल कि व्हाट डू यू थिंक सर? आदि, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था. इट वाज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन एंड नॉट इफ, बिकॉज ट्रंप ने बोल दिया था 2 हफ्ते का मैं टाइम दे रहा हूं बिफोर वी टेक डायरेक्ट एक्शन. B-2 बॉम्बर्स पिछले 3 दिन से ऑलरेडी एरिया में डिगो गार्सिया और बाकी बेसिस में आने शुरू हो गए थे. प्लस जो इनकी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर्स की E3 जो यूरोप के 3 देश हैं उनके साथ जो एक लास्ट डिच मीटिंग हुई थी परसों, उसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकला था. वो एक्सपेक्टेड भी था बिकॉज दोनों के जो गोल पोस्ट हैं वो बिल्कुल अलग थे और उनको मैच करना बहुत मुश्किल था. ईरान कहता है कि मेरे को न्यूक्लियर एनरिचमेंट चाहिए, न्यूक्लियर वेपन की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं, जबकि यूरोपियन और वेस्टर्न पोजीशन थी कि न्यूक्लियर वेपन तो छोड़ो, न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी आपको नहीं करने दिया जाएगा, जो कि एक सोवरेन राइट है ईरान का अंडर दी न्यूक्लियर NPT, न्यूक्लियर प्रोहिबिशन ट्रीटी. सो गोल पोस्ट बिल्कुल अलग थे, इसलिए कोई मैचिंग का था नहीं अंदेशा. और जो आज सुबह अर्ली आवर्स में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था. इट वाज इनएविटेबल. सर, जो इजराइल की कैपेबिलिटी है उसके कोई लॉट ऑफ पीपल डोंट क्वेश्चन इट बिकॉज दे आर द सुप्रीम मिलिट्री पावर इस रीजन के अंदर. देयर इज नॉट, अभी यू कैन कंपेयर इट टू टर्की, बट टर्की के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी इजराइल के पास है. सो सुप्रीम मिलिट्री पावर की अगर आप बात करें, दैट इज इजराइल. हाउ डू यू सी द स्ट्राइक्स जो इजराइल ने शुरू से इस कैंपेन में शुरू करी? वर दे इफेक्टिव सर? जब हम इजराइल को एक सुप्रीम मिलिट्री पावर कहते हैं तो हमें उसकी कैपेबिलिटी को ब्रेक डाउन करना पड़ता है डिफरेंट सेगमेंट्स में, जिसके बारे में मैंने अभी 1 हफ्ते पहले लिखा था, कंपेयरिंग द मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ ईरान एंड इजराइल विच आर वेरी एसिमेट्रिक इन नेचर. तो जब मैं एसिमेट्रिक इन नेचर कहता हूं तो उसका ये मतलब होता है कि किन्हीं क्षेत्रों में तो इजराइल बहुत ही सुपीरियर है, जैसे कि उनका एयर पावर है, एयर एंड मिसाइल डिफेंस है, बट बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी में, ड्रोन्स की कैपेबिलिटी में ईरान जो है उनसे कहीं आगे. सो उनकी कैपेबिलिटीज एसिमेट्रिक है, मैच नहीं है. किसी दायरे में वो बहुत आगे हैं, किसी कैपेबिलिटी में वो बहुत आगे हैं. जहां तक इजरायली स्ट्राइक्स का ताल्लुक है, 13 जून को जो उन्होंने स्ट्राइक्स किए, फर्स्ट स्ट्राइक से, जो कि अनप्रोवोक्ड और सरप्राइज के द्वारा किए गए थे, और उसके साथ उन्होंने लेबनान प्लेबुक से जो टेक अवे किया था कि उन्होंने साथ के साथ 20 करीब IRGC मिलिट्री के जनरल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ा दिया था. सो एक बहुत तगड़ा झटका लगा था ईरान को. बट जो इजराइल ने सोचा था कि हमारा जो एंटी मिसाइल और एंटी रॉकेट एंड एंटी मिसाइल डिफेंस है, चाहे आयरन डोम हो, आयरन शील्ड हो, एरो सिस्टम्स हो, US का थार्ड सिस्टम हो, वो ईरान के मिसाइल्स को सक्सेसफुली रोक लेगा, वो जो है प्रूव हुआ कि वो उनका एक गलत असेसमेंट था. और ईरान की अगर हम बात माने, और जो कुछ हद तक जो मेरा मिलिट्री असेसमेंट है वो उसके साथ एग्री करता है कि ईरान ने अपनी जो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल्स हैं वो अभी तक पूरे यूज किए भी नहीं थे. और उसके बावजूद आपने देखा किस प्रकार से हाइफा पोर्ट को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर जो कि पेंटागन के इक्विवेलेंट माना जाता है उसे बर्बाद किया गया. तेल अवीव और जेरूसलम में रोज मिसाइल्स गिर रही हैं. और परसों की अगर आपको रिपोर्ट याद हो आदि, कि ईरान ने सिर्फ एक मिसाइल इंडियन टाइम करीब 11 बजे लॉन्च किया था. वो पूरे 1800 किलोमीटर की ट्रेजेक्ट्री को पार करके और सीधे लैंड किया अपने टारगेट के ऊपर, कोई भी इन रूट उसको रोक नहीं पाया. सो ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है वो बहुत पोटेंट है. और आज जो ट्रंप ने कहा, अगर आपने उसका जो स्टेटमेंट था सुबह जब वो डिक्लेयर कर रहा था कि भाई हमने सक्सेसफुल मिलिट्री स्ट्राइक किया, वो, या फिर तुलसी गाबार्ड का जो स्टेटमेंट था सेनेट को जो उसने 25 मार्च को दिया था,
उन दोनों को अगर आप देखें तो दोनों में एक सिमिलरिटी है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का रेफरेंस हर बार दिया है। और 2015 में भी जब JCPOA एग्री हुआ था ओबामा सरकार और ईरान के बीच में, वो इसीलिए एग्री हुआ था बिकॉज ओबामा गवर्नमेंट ने उस टाइम यूएस में ये मान लिया था कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो थ्रेट है उसको हम अलग डील करेंगे, JCPOA से न्यूक्लियर इश्यूज को डील करेगा। सो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ईरान का बहुत पोटेंट है, बहुत मॉडर्न है, और अभी तक इजराइल और यूएस के पास उसको 100% न्यूट्रलाइज करने का कोई साधन नजर नहीं आया। सर कितना टाइम और ईरान इसको टेक कर सकता है? बिकॉज ईरान के पास भी देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डैमेज जो उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी और उसकी लीडरशिप पे हो रहा है। इंटरेस्टिंगली जो इजराइल ने इस बारी जो एक्टिविटी करी है, इट शोड अस फील लाइक कि भाई एक हिजबुल्ला, आपने जैसे बोला कि लेबनान में हिजबुल्ला के ऑपरेशन से एक पेज निकाला है उन्होंने, दे वांट टू गो फॉर दैट डिकैपिटेशन इफेक्ट कि भैया अगर इनकी लीडरशिप ही उड़ा दो तो ये पूरा स्ट्रक्चर गिर जाएगा। इज दैट रियल सर? इज दैट अ रियलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स? मैं अभी पिछले शो में भी ये कह रहा था कि ईरान की जब आप बात करते हैं एज अ थ्रेट, तो आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को और बैलिस्टिक मिसाइल ईरानियन रेजीम को अलग नहीं कर सकते। दोनों बहुत ही इंटरट्वाइंड है। रेजीम की ताकत है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम, और अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम जाता है तो रेजीम भी वीक हो जाता है। बट यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर हम लीबिया का एग्जाम्पल लें या इराक का एग्जाम्पल लें और उसको फिर हम ईरान के साथ कंपेयर करें, ईरान में थियोलॉजिकल गवर्नमेंट है, ईरान में सुप्रीम लीडर की एक जो ना सुप्रीम पावर है जिसे कहते हैं, बट ईरान में एक स्ट्रक्चर्ड एंड लेयर्ड गवर्नेंस है। यानी जैसे कि हिंदुस्तान में है, एक कमांडर होगा, उसके नीचे डिप्टी कमांडर होगा, उसके नीचे कई सारे और कमांडर होंगे। तो जहां पे इस तरह के लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिर्फ टॉप लीडरशिप को हटाने से आपका पूरा का पूरा ढांचा जो है ध्वस्त नहीं हो जाता है, क्योंकि अगला जो बंदा है वो उसके लिए तैयार होता है, बिकॉज उसको ट्रेन किया गया है, उसने एक्सपीरियंस किया है उस फील्ड ऑफ वर्क में। डिक्टेटरशिप में जहां पे सिर्फ एक राजा की चल रही होती है, वहां पे रजीम चेंज ज्यादा आसान होता है, बिकॉज नीचे वालों को लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और इनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। उन्हें सिर्फ पता होता है जो हुक्म मिला है वो उसको पूरा करना है। तो ईरान इज डिफरेंट। What do you think will happen, sir? Because now अमेरिका ने ये कर दिया है, ठीक है, रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी दोनों तरफ से। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, इजराइल और अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट देख रहे हैं, तो दे आर जुबिलेंट एंड दे आर लाइक, ओहो, वी हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग इन दिस एंड दैट। Iranians and some neutral observers are saying, well, not fully. There are reservations, and ये reservations थी पहले भी, जब ये GBU-57 बॉम्ब का नाम लिया था लोगों ने बोला था this may not be capable enough of hitting certain areas। और एक और कई लोग बोलते हैं कि एक और कहीं हिडन रिएक्टर है जहां पर मोर कैपेबिलिटी विल बी नीडेड। आपको क्या लगता है, दिस स्ट्राइक वाज इफेक्टिव एंड यूएस गॉट इट्स ऑब्जेक्टिव, कि अभी भी इसके अंदर एक रिविजिट का एक स्कोप रहेगा सर? See, Adi, the fact that US has undertaken this strike itself is very significant. क्यों? क्योंकि ये पिछले 10 साल से चल रहा है कि फोर्डो जो अंडरग्राउंड माउंटेन के अंदर बना हुआ है, वो एक बहुत ही फॉर्मेडेबल ऑब्जेक्टिव है, और इसको भेदना बहुत आसान नहीं है। GBU-57 बॉम्बर्स यूएस के पास पहले भी थे, बट जितने उनके इंटेलिजेंस असेसमेंट्स होते थे उसमें यही आता था कि GBU बॉम्बर्स की पेनिट्रेशन के कैपेबिलिटी के ये आउटसाइड है, बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। फर्स्टली, द एंगल एट विच द बॉम्ब हैज टू बी डिलीवर्ड इज वेरी ओब्लिक, बिकॉज माउंटेन का एक ऊपर की तरफ जो है वो कवर है उस फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर। दूसरा, जो 200 से 250 फीट हम पेनिट्रेशन पावर GBU-57 डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब की बात करते हैं, दैट इज अगेंस्ट अ नॉर्मल सरफेस। माउंटेनस टेरेन में क्योंकि पथरीला और हाई डेंसिटी स्टोन होता है, उसकी कैपेबिलिटी कुछ हद तक कम हो जाती है। तीसरी बात है कि जो हम कह रहे हैं कि 3 या 4 या 6 बॉम्ब गिराने से पेनिट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, वो उस पर डिपेंडेंट है कि क्या सेकंड से लेके 6th बॉम्ब उसी पिन होल को फॉलो करेंगे जिसको कि पहला बॉम्ब ने फॉलो किया है। अगर वो पैरेलली गिरेंगे, बिकॉज सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो एक 5 से 6 मीटर का जो एक होल बनाता है, पाइप लाइन से जो बनाता है, उसको तीसरा, चौथा, पांचवा बॉम्ब भी फॉलो करे बहुत ही इम्प्रोबेबल है। और अगर वो पैरेलली
गिरते हैं कितने भी दूरी पे, तो वो फिर एक नया होल ड्रिल करेंगे जो कि अगेन 200 फीट तक जाने की कोशिश करेगा। तो बर्बादी जरूर हुई है। फोर्दो में जो है अब इस समय इनरिचमेंट इसके बाद नहीं हो पाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान तो ये भी कह रहा है, बिकॉज ईरान के हम सबको मालूम था कि फोर्दो में होगा, तो उन्होंने सारा एनरिच मटेरियल, की कंपोनेंट्स, की इक्विपमेंट पहले से ही वहां से फोर्दो से बाहर निकाल दिए। इसका कुछ हद तक हम इसलिए भी कह सकते हैं बिकॉज पहली बात कोई रेडिएशन फॉल आउट नहीं हुआ है अभी तक, जो खबरें आ रही हैं। और IAEA ने भी ये बोला है कि अगर कुछ हुआ है डैमेज तो इंटरनल हुआ है, ऊपर सरफेस के ऊपर कुछ नहीं आया है। सो बहुत सारे सवाल हैं, और फोर्दो को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर पाया होगा या नहीं कर पाया होगा, ये फिर अभी आने वाले समय में ही पता चलेगा। बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसको इम्पैक्ट करेंगे। सर, जो एक प्रोपेंसिटी है यूएस का एंड इजरायलीज ने, आई मीन एज यू काइंड ऑफ सेड इन द बिगिनिंग, इन लोगों ने प्लान नहीं करा, घुस गए अंदर, उसके बाद देन दे रियलाइज ओ शिट वी कांट डू दिस। तो ये पहले नहीं था इनके पास, दे डिडंट नो दिस बिफोर, एंड नाउ आपने और भी बोला कि भाई दिस इज बीन नोन, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस। तो फिर ये क्या वॉर प्लान बना सर? इसका क्या ऑब्जेक्टिव था जो इजराइल ने शुरू करा? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन? तो ये तो आदि एक अनप्रोवोक्ड कॉन्फ्लिक्ट है जो इजराइल ने इम्पोज किया था। और जहां तक उनकी असेसमेंट है उसके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि जब अप्रैल 2024 और अक्टूबर 2024 में 2 बार ईरान और इजराइल के बीच में मिसाइल के दो तीन एपिसोड हुए थे, उसमें इजराइल ने मैक्सिमम मिसाइल और ड्रोन ईरान के डाउन कर दिए थे। शायद ही एक आध कोई मिसाइल अक्टूबर में और अप्रैल में इजराइल को हिट कर पाया था। सो आई थिंक इट वाज बेस्ड ऑन दैट कॉन्फिडेंस कि हमने उस बार भी 95-97% मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया था, और हम इस बार भी कर पाएंगे। आई थिंक इट वाज बेस्ड ऑन दैट प्रिजम्पशन, नॉट रियलाइजिंग दैट ईरान ने पिछली बार अक्टूबर और अप्रैल में जो है अपने मेन आर्सेनल को यूज नहीं किया था। हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि मैक 5 से मैक 8 की स्पीड पे जाते हैं, जिसको कि कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं पकड़ सकता है, उसको शायद यूज नहीं किया था। सो मेरे हिसाब से जहां तक मिसाइल कैपेबिलिटी की बात है, इजराइल की तरफ से एक मिस कैलकुलेशन हुआ है और अंडर एस्टिमेशन हुआ है ईरान का, उनकी कैपेबिलिटी और उनकी पेनिट्रेशन पावर के ऊपर। So what happens next, sir? आपके हिसाब से अभी now what will Iran do? अभी सुबह से already attacks तो शुरू हो चुके हैं. We've seen Tel Aviv get hit. We've seen all that stuff already happening. हमको दिख रहा है कि ईरान is already starting to retaliate. And as a matter of fact, हमको ये भी दिख रहा है कि इजराइल भी सुबह से air raids कर रहा है. So this is now a shooting match. And जिसके पास ज्यादा equipment रहेगा, जिसके पास ज्यादा capability रहेगी, वो जीतेगा. Is that how you look at it going forward, sir? आदि ईरान के पास रिटेलिएट ना करना या एक्शन ना लेना इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन, बिकॉज जब आपका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम विच वाज एट द हार्ट ऑफ द नेशनल प्राइड एंड द रेजिम्स पावर, उसको आपने जब डिस्ट्रॉय कर दिया है, सो नॉट टेकिंग एनी एक्शन मीन्स इंटरनली रेजिम इम्प्लोड करके खत्म हो जाएगा एंड देयर विल बी टोटल chaos inside Iran, because there is no viable opposition which is likely to take over as a stable government. Now the थिंग दैट वी हैव टू से इज कि ईरान करता क्या है। अभी तक ईरान ने पिछले 6 घंटे में जो किया, जैसा आपने खुद बोला कि जो मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं वो अभी जेरूसलम, तेल अवीव और इजराइल के इंपॉर्टेंट इलाकों पर ही सीमित रही हैं। क्या ईरान यूएस एसेट्स के ऊपर जो कि बहुत बुरी तरह फैले हुए हैं वेस्ट एशिया में, उनके ऊपर भी अटैक करेगा? इज अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि ईरान को यह भी समझना पड़ेगा कि अगर यूएस के किसी एसेट के ऊपर उसने डायरेक्ट अटैक किया तो उसका रिटेलिएटरी एक्शन जरूर होगा, और उसको वो नुकसान सहने की फिर क्षमता होनी चाहिए। साथ के साथ उसे अपना जो पब्लिक ओपिनियन है उसको भी मॉडरेट करना है, उसको भी इन्फ्लुएंस करना है कि किस प्रकार। तो ये जो अभी कहते हैं बॉल इस समय ईरान के कोर्ट में है। उसके पास 2 ही ऑप्शन है, एक है कि कंटिन्यूइंग इट्स अटैक ऑन इजराइल थ्रू मिसाइल स्ट्राइक्स, दूसरा है कि भाई आप एक लेवल और अप करो और जैसा यूएस ने किया है वैसा आप करें, और उन्होंने धमकी भी दी थी कि हम यूएस एसेट्स के ऊपर अटैक करेंगे, वो करेंगे। सर, इज द थ्रेट, ये जो यूएस एसेट्स का थ्रेट है, ये ज्यादा डेंजरस है कि क्लोजिंग ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज ज्यादा डेंजरस है? बिकॉज उनके जो आईआरजीसी नेवी कमांडर है उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया है कि भाई द यूएस वी विल क्लोज द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। नाउ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के अंदर Saudi Arabia gets impacted, Dubai gets impacted, Qatar gets completely cut off, finished. The story of Qatar is basically over.
एंड वहां पर अमेरिकन जो बेस है, ये है, वो है. सो डू यू थिंक दिस कॉल्स फॉर हायर दिस थिंग? अगर पहले तो ये लोग ब्लॉक करेंगे कि नहीं करेंगे, और दूसरा जब अगर करेंगे तो यू थिंक नाउ बैटल एट द सीज? सी आदि, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करें या यूएस एसेट्स के ऊपर अटैक करें, इन दोनों ही कंडीशंस में यूएस का डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ईरान के ऊपर और इसके बाद आएगा, इसमें कोई शक नहीं है. अगर यूएस एसेट्स के ऊपर अटैक नहीं भी करते हैं, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी क्लोज करते हैं, तो यूएस ने जो है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑलरेडी बहरीन और पर्शियन गल्फ में भेजे हुए हैं. इट विल एंड अप बीइंग अ नेवल वॉर, और नेवल वॉर धीरे करते करते वो आपका एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा, और डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में बदलेगा तो यूएस के जो बेसेस और एसेट्स हैं वो अगेन अंडर ईरान की टारगेटिंग में आ जाएंगे. सो बोथ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोथ आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री. कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या यूएस के बेसिस हो, दोनों पे अटैक का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट का एस्केलेशन, जिसमें कि यूएस को कंपेल होकर डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ेगा. Oh God, this is मतलब there is what is the exit strategy sir आपके हिसाब से? Because I don't see one. I don't see an exit strategy. ना ईरान के पास है, ना इजराइल के पास है, ना यूएस के पास है. या तो ये सब तीनों करे भैया हम नहीं, अब हो गया तो जितना करना था कर लिया. Either is that. आज की तारीख में एग्जिट करना इजराइल और यूएस के लिए ज्यादा आसान है ईरान के बनस्पत. यूएस ने तो कह ही दिया कि इट वाज अ क्विक इन एंड आउट वन टाइम एक्शन एंड वी डू नॉट हैव एनीथिंग मोर टू से अनलेस यूएस एसेट्स के ऊपर कोई हमला होता है. इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है, थैंकिंग एवरीबॉडी एंड सेइंग कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया. हमने एक जो न्यूक्लियर एनिमी था जो कि नॉट ओनली इजराइल का बट पूरे रीजन का था, उसको हमने थ्रेट को खत्म कर दिया. तो इस समय इजराइल और यूएस के लिए एग्जिट करना बहुत आसान है, बट ईरान के लिए एग्जिट करना इस समय बहुत मुश्किल है, अगर नामुमकिन ना हो, जब तक कि वो कोई ऐसा एक्शन ना ले जिसको कि इजराइल और यूएस एब्जॉर्व कर ले और उसके बाद कुछ ना करे, और ईरान वापस कह सकता है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ, हमारे पास अभी भी कैपेबिलिटी है, एनरिच्ड यूरेनियम हमने सब बचा के रखा हुआ है और हम इसको रीबिल्ड करेंगे. सो कुछ ना कुछ ऑफ रैंप ईरान के लिए जरूरी है, जो कि वॉर गेम करना पड़ेगा. इजराइल और यूएस के लिए इस समय कंफर्टेबल पोजीशन है कि वो एग्जिट कर सकते हैं अगर ईरान माने तो. When you look at this entire game right now which is being played, सर इसके अंदर एक प्लेयर अभी लेके आए हैं इसको, पाकिस्तान को. एंड पाकिस्तान इज एन इंटरेस्टिंग प्लेयर, क्योंकि ईरान एंड पाकिस्तान के बीच में जो एक कॉमनैलिटी है इस्लाम के अलावा इज चाइना. ईरान इज अ ह्यूज सेलर ऑफ ऑयल टू चाइना, तो चाइना का तो पता यहाँ से कट गया है, वो तो it's pretty evident, and that Russia-China relationship and that entire game will change there. But how do you see the role of Pakistan, sir? And of course, Pakistan ke through China. Now, why am I asking you this is, मेरा एक जो doubt था about Asim Munir being brought to the US was basically to tell him, listen, dude, China का माल नहीं आना चाहिए यहाँ पर, वो मत करियो, you know, and kind of, you know, we will use your airspace bases and this and that. I think, but the main focus was, don't supply Iran Chinese equipment from your territory. पाकिस्तान की तो कोई आइडियोलॉजी है नहीं, वो जो हिंदी में कहते जाते हैं बिन पैंदे का लोटा, जिधर का होता है उधर ही वो लुढ़क लेता है. सो पहले आपने देखा कि पाकिस्तान ने, जब इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो पाकिस्तान की तरफ से इंडिकेशंस और स्टेटमेंट आया कि हम अपने मुस्लिम भाई ईरान के बचाव में आएंगे और जो कोशिश बनेगी करेंगे. लेकिन जैसे ही आसिम मुनीर को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बुलाया, पहले 250th आर्मी डे के लिए, बट उसमें वो शामिल नहीं हुआ, उसके बाद लंच के लिए, तो इट वाज वेरी क्लियर कि यूएस को जो है पाकिस्तान को यूएस ने विन ओवर कर लिया है. पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इज नॉट बेस्ड ऑन व्हाट इट स्टैंड्स एज अ नेशन. पाकिस्तान की आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन व्हाट इट कैन गेट फ्रॉम हू इट कैन गेट. सो आज अगर यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है, यूएस उसको आश्वासन दे रहा है कि इंडिया अब तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, आईएमएफ तुम्हें लोन देगा, मैं यूएस कहता है कि भैया आपकी धरती पे मैं मिलिट्री बेसिस बनाऊंगा जिससे आपको एडिशनल सुरक्षा मिलेगी, तो पाकिस्तान यूएस का सबसे बड़ा दोस्त है. और अगर यूएस ये नहीं करता तो पाकिस्तान कहता है भाई हमारे मुस्लिम भाई भाई हैं और हम ईरान के साथ खड़े हैं. सो आइडियोलॉजी नहीं है यहाँ पे सिर्फ है कि कौन उसको सपोर्ट कर सकता है, कौन उसको पैसा दे सकता है और कौन उसको इकोनॉमिक बेल आउट कर सकता है. So basically you're saying अमेरिका बोल रहा है कि भैया मेरे को बेसिस बनाने दे, उस हिसाब से तू अगर तू टेररिज्म भी करेगा तो इतना जोर से नहीं मारेगा इंडिया, तेरे को मारेगा बट इतनी जोर से नहीं मारेगा. Is that what?
एब्सोल्युटली, आई मीन पाकिस्तान इस बार बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गया था जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया था और उनकी कैपेबिलिटीज बिल्कुल एक्सपोज हो गई थी। और जिस चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर उन्होंने अपने डिफेंस को बेस किया था वो बुरी तरह एक्सपोज हो गया था, चाहे उनके रेडार सिस्टम थे, चाहे उनके एयर डिफेंस सिस्टम थे। और इंडिया बिल्कुल विद इम्प्यूनिटी पाकिस्तान के डिफेंसेस को भेद के जो चाहे डैमेज कर पाया था। सो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लेसन था कि भाई इस चाइनीज इक्विपमेंट के ऊपर जो ओवर डिपेंडेंस है वो पूरी तरह वाइबल है कि नहीं है। तो अगर यूएस उसको कोई मौका देता है जिसके थ्रू उसको एक एडिशनल लेयर ऑफ डिफेंस मिलती है और मिलिट्री कैपेबिलिटी उसकी इनहेंस होती है, तो पाकिस्तान तो खुले हाथों से उसको लेगा। How does he manage China then, sir? चाइना के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान बट बिकॉज ऑफ ईरान। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो ईरान के थ्रू ही जाता था और ईरान वाज द हार्ट ऑफ इट्स एंटायर बेल्ट रोड इनिशिएटिव। चाइना ने ईरान के साथ 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी, बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वहाँ पे पंप इन किए थे। तो अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है या ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों में और बर्बादी हो जाती है तो चाइना को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। साथ के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज होने से दुनिया के जो सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स हैं वो कौन है? इंडिया एंड चाइना। इनके ऊपर बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर आएगा क्योंकि ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होने से ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, प्लस आपकी जो रेगुलर सप्लाई है जिससे कि आपकी इकोनॉमी चल रही हो वो मुश्किल हो जाएगी। सो चाइना के लिए ईरान का डाउन होना ज़्यादा बड़ी आघात है पाकिस्तान के बनस्पत। You think they will close the Persian Gulf, sir? It's a real possibility. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज करना ईरान के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले भी उन्होंने शिप्स को स्टॉप किया हुआ है, जबकि मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि फुल्ली क्लोज कर दिया था, बट उन्होंने शिप्स की मूवमेंट को डिस्टर्ब किया था। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना नैरो है कि ईरान लैंड बेस्ड एंड शिप बेस्ड वेपन्स दोनों के थ्रू उसको इन्फोर्स कर सकता है। और यहाँ पे मैं ये बात और ऐड करूंगा जस्ट टू रीइंफोर्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर हूतीज जो है बबल मंदब को क्लोज कर सकते हैं, जिनके पास कोई रेगुलर आर्मी, कोई रेगुलर वेपन एंड मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है, और बबल मंदब का जो मुंह है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कहीं ज्यादा चौड़ा है, तो आप सोच सकते हैं ईरान अगर चाहे तो कर सकता है। हाँ, मारकाट होगी, डैमेज होगा, लड़ाई एस्केलेट करेगी, बट कैपेबिलिटी के मामले में तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर सकता है। But Iran के पास options भी कम है ना, so it has to also get the world inside towards him. So if I was Iran, I would close it so that थोड़ा global attention आए और तभी जाके कुछ ना कुछ होगा, you know, because the region will stand up and say, hello, stop this nonsense here, because what is our fault? So for Iran, that's one of a viable option. हाँ, उसमें उसको थोड़ा लॉस होगा, ये होगा, वो होगा, but it will create a lot of disruption. एंड यहाँ पर जो हुतीज ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया है यमन में से, they've also said कि भैया get your ships out of the Red Sea, and they said all ships out of the Red Sea. तो obviously do you think that this is hinting towards that कि पहले तो हुतीज को यूज करेंगे, उसके बाद if the Houthis back off then we will kind of do it ourselves, but the escalation matrix उस तरफ जा रही है। सी आदि मैंने पहले ही कहा था, चाहे वो यूएस के बेसिस पे अटैक करें या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करें, either or both of the actions will invite direct US military action. अब ईरान ने डिसाइड करना है कि क्या वो इस लड़ाई को इस समय रेस्ट्रिक्टेड रखना चाहेगा सिर्फ इजराइल के दायरे में, या फिर वो उसको एस्केलेट करना चाहेगा इनटू अ वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। एंड इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग पॉइंट होगा ईरान के लिए वो ये है कि वो इस समय अपनी पॉलिटिको मिलिट्री कैपेबिलिटी को किस अंदाजे से देख रहा है और उसकी क्या प्रायोरिटी है। अगर वो एस्केलेट करते हैं देन इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग एट्रिशनल वॉर, और क्या वो इस कैपेबिलिटी में और इस एट्रिशन वॉर में फंसना चाहते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ पॉलिटिको मिलिट्री डिसीजन जो ईरान ने लेना है। बट ईदर वे, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करे या यूएस बेसिस के ऊपर अटैक करे, दिस विल इमीडिएटली एस्केलेट इनटू अ वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। Let's war game this sir for a little bit. Let's say ईरान says कि यार यूएस से करना मैं बहुत ज्यादा डैमेज होगा, आई एम नॉट एस्केलेटिंग विद यूएस, मैं इजराइल को लेता हूँ, वैसे भी मार रहा हूँ, इसको और मारता हूँ। Because at the end of it, what is happening is इस पूरे region में plus globally, when Iran is hitting Israel, Israel is hitting Iran का reaction अलग है, but when Iran is hitting Israel, there is no reaction as well.
राइट, नोबडी इज कंडेमिंग दैट, तो दैट इज अ इजी वे आउट। मैं अगर 100 मार रहा हूँ, अब से 150 मारूंगा इसको। वही मैंने कहा कि ये एक ईरान के लिए ऑप्शन है, बट उसमें एक चीज और हमें देखनी होगी कि जो यूएस ने डायरेक्ट मिलिट्री स्ट्राइक किया है इन 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, फोर्दो, नतांज एंड इस्फहान, और जिसमें कि फोर्दो सबसे सिग्निफिकेंट था बिकॉज उसमें वहाँ पे B-2 बॉम्बर्स को इस्तेमाल किया गया। क्या ईरान उसको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस से जब वो इंटरफेस करते हैं, क्या उसको नज़रअंदाज कर पाएंगे? क्या उसको इसराइल के ऊपर जो हम मिसाइल स्ट्राइक देख रहे हैं ईरान के, उससे उसको ओवर पावर कर पाएंगे? दैट इज अ बिग क्वेश्चन अल्टीमेटली। आदि, वी हैव टू रिमेंबर दैट इन एनी वॉर द टारगेट ऑडियंस इज ऑलवेज योर डोमेस्टिक ऑडियंस। आपने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को किस तरह कन्विंस करना है, किस तरह आपने ऑफ रैंप लेना है, इंटरनेशनली नहीं, आपने ऑफ रैंप लेना है डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, कि कौन सी सिचुएशन से आप ऑफ रैंप ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिको मिलिट्री डिसीजन है जो कि ईरान को लेना पड़ेगा, बिकॉज दे हैव आल्सो वॉर गेम दिस वॉर फॉर सो मेनी इयर्स। ये जो लड़ाई आज छिड़ी है या 13 जून को छिड़ी है, इसके लिए तो ईरान और इजराइल और यूएस ने अपने इंडिविजुअली कलेक्टिवली कितने ही वॉर गेम्स किए हुए हैं कि ये होगा तो वो होगा, ये देखेंगे तो वो देखेंगे। अब वो एक्चुअली ग्राउंड पे उतर के आ गई है। सो अब वो किस तरह से उन प्लान्स को मॉडिफाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ये कुछ दिनों में पता चलेगा। बट ईरान के पास ये 2 ही ऑप्शन हैं, या तो इसराइल के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड रखे वॉर को, या फिर वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार रहे, जो कि एक वॉर ऑफ एट्रिशन में चल सकता है, जो कि महीनों साल तक चल सकता है। it's a tough decision because and I take the example, I think आपका जो पॉइंट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि I take the example of ऑपरेशन सिंदूर। उसके अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट का फोकस था was more towards what India is thinking rather than what the world was thinking. Absolutely. And you could see that they really didn't bother। जब न्यूयॉर्क टाइम्स जो मर्जी लिखता रहे, it doesn't really matter, मेरे को अपने देश में क्या करना है। बिल्कुल। so अभी एग्जैक्टली यही अभी कुछ देर पहले जब मैं जस्ट आपके शो में आया था, तो ये मेरे को नोटिफिकेशन आया जो मैं देख नहीं पाया हूँ। मेरा आर्टिकल वर्ल्ड इज एट वॉर अभी पब्लिश हुआ है, जिसमें लास्ट पैराग्राफ में मैंने यही लिखा है कि फॉर इंडिया राइट नाउ द फोकस इज टू कीप मार्चिंग ऑन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द विजन विकसित भारत 2047। और इसलिए कई बार लोगों ने मुझसे जो पूछा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर आपने जो इंडियन गवर्नमेंट ने 4 दिन के अंदर खत्म कर दिया, हमारे पास एक इतना बड़ा टैक्टिकल एडवांटेज था कि हम उसको ड्राइव कर सकते थे, पीओके कैप्चर कर सकते थे। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि इंडिया को इस समय ये देखना है कि उसकी नेशनल प्रायोरिटी क्या है। क्या वो एक ऐसी लड़ाई में घुसना चाहता है जिससे सालों की उसकी मेहनत और इकोनॉमिक ग्रोथ ध्वस्त हो जाए, या फिर अपने इमीडिएट पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को अचीव करके वो दोबारा अपनी रेलगाड़ी को उस पटरी पे डालना चाहता है जहां पे वो विकसित भारत की तरफ चल सके। सो इंडिया ने जो स्विफ्ट एंड किया वॉर का, दैट वाज बेस्ड ऑन व्हाट इंडिया हैज टू डू एंड वांट्स टू डू रादर देन व्हाट द वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट। It's a realistic way of looking at things. It's a very realistic way. Coming back to this, worst case scenario, let's talk about Iran. Khomeini is taken out. Power vacuum, which is what लग रहा है को मुजाहिदीन करके जो एक इनका जो ग्रुप है, that doesn't seem to have resonance just because मेरे को, I mean, my personal opinion, आप you're the expert, sir. I don't think the Iranian people will have resonance with the name called Mujahideen itself. वो because the whole Islamism वापस आएगा उनके पास। US से लॉबी चल रहा है for this Reza the Shah's son. How would you kind of take this thing forward? Let's say for a moment Khomeini का पूरा ये regime जो है वो गिर जाता है। So, आपका लॉजिक जो आप बोल रहे हो कि भाई it will not happen and जो next lung of leadership is already trained, it's not a dictatorship, which I understand, sir. Let's say for a moment that they become weak, what happens then? Worst case scenario. अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हो बोथ फ्रॉम द अमेरिकन मीडिया एज वेल एज रीजनल मीडिया इन वेस्ट एशिया, परसों खमेनी ने जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है उसकी मीटिंग बुलाई थी, जो कि सुप्रीम लीडर को सिलेक्ट करते हैं। सो उन्होंने एज पर रिपोर्ट्स ऑलरेडी 3 क्लरिक्स को, और उसमें उसका बेटा शामिल नहीं है, 3 क्लरिक्स को नॉमिनेट कर दिया है कि अगर मेरा असैसिनेशन होता है तो ये 3 क्लरिक्स जो है ईरान की बागडोर संभालेंगे।
सो उन्होंने ऑलरेडी इसको वॉर गेम कर लिया। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर वेपन और ईरान का न्यूक्लियर वेपन पूरे रीजन में कई सालों से खतरा बना हुआ था। और चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, इजिप्ट हो, सबको ये एक एप्रिहेंशन था कि अगर न्यूक्लियर वेपन किसी दिन ईरान बना लेता है तो इस रीजन को पूरा डिस्टेबलाइज कर देगा और हमें भी फोर्स होके, जो कि उन्होंने पब्लिकली कहा है, हमें भी फोर्स होके न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाना पड़ेगा। तो न्यूक्लियर वेपन हटना एक तरह से रीजन के लिए जो है वो साइलेंटली इफ नॉट पब्लिकली रिजॉइस कर रहे होंगे कि चलो ये न्यूक्लियर वेपन का खतरा ईरान से खत्म हो गया है और ये हमारे लिए ओवरऑल रीजन के इंटरेस्ट में था। बट अगर आप खमेनी को असैसिनेट कर देते हैं तो एक जो मुस्लिम ब्रदरहुड, नॉट द ऑर्गेनाइजेशन, जो भाईचारा ऑन दी अरब स्ट्रीट है, उसका क्या रिएक्शन होगा और वो फिर उसको मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर अमेरिका के सीनियर लीडर्स ने भी कहा है कि खमेनी को हटाना हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, बिकॉज अगर रेजिम डिस्टेबलाइज हो गया और रीजन डिस्टेबलाइज हो गया बिकॉज ऑफ assassination of Khamenei, who's the most senior political leader in the region, 85 years का है, it will have serious repercussions। और ईरान का मैंने हमेशा देखा है जब भी उनके ऊपर कोई नॉर्मल हालात में जब आप उनके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं और नॉर्मल रूटीन चल रहा होता है तो हमेशा हम देखते हैं कि ईरानियन पब्लिक इज ऑन द स्ट्रीट अपोजिंग द ईरानियन रेजिम एंड द पॉलिसीज ऑफ ईरानियन गवर्नमेंट। लेकिन जब ईरान के ऊपर आपने किसी तरह का प्रेशर डाला है, हमला किया है, या इस तरह के हालात में कॉमन पर्सन ऑन द स्ट्रीट इज रैलिंग बिहाइंड द गवर्नमेंट। और इस हालात में अगर आपने खमेनी को उड़ा दिया तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो पब्लिक ओपिनियन ईरान में और अरब स्ट्रीट में इतना अगेंस्ट हो जाएगा कि उसके बाद कुछ जिसे कहते हैं अनकंट्रोल्ड स्मॉल फैक्शंस हैं, वो भी अगर यूनिलैटरल एक्शन लेना चाहें अगेंस्ट वेस्टर्न टारगेट्स एंड एसेट्स, वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। सो मेरे हिसाब से खमेनी को हटाना इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द यूएस और इजराइल। एंड जो उनका मेन मुद्दा था न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी को बर्बाद करना, वो उन्होंने कर दिया है। सो दैट्स व्हाई आई सेड इजराइल और यूएस के लिए इस समय एब्सोल्युटली परफेक्ट ऑफ रैंप मिल गया है। क्या ईरान इस ऑफ रैंप को मानेगा, क्या ईरान इसके लिए तैयार होगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। I mean, this is an interesting point that you put across कि जो आप sometimes you need to keep so-called, जो Western बोलते हैं कि भैया these are terrorists and all that stuff, fair enough, but let's take that for a moment. Let's accept it. You need to keep the terrorist structure alive so that the terrorists don't kill you. Is that what you're trying to say? I mean, Khamenei को you cannot call it a terrorist structure. I'm just saying, US के नजरिए से, from the US point of view, so even from this guy alive to kind of make sure that इनके जो groups हैं उनको control कर सकें. Absolutely. So what they have to see is कि खमेनी को हटाने से या क्या इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, या खमेनी को ना हटाने से जो एक वीक रेजिम का अस्तित्व रहेगा वो उनके लिए फेवरेबल है। मेरे हिसाब से खमेनी को ना हटाने से, उसको कंटिन्यूड प्रेजेंस देने से विद अ वेरी वेरी वीक रेजिम, आपने हमास खत्म कर दिया, हिजबुल्ला खत्म कर दिया, सीरिया का पूरा गेम ईरान से खत्म कर दिया है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा खत्म कर दिया है, इकोनॉमिकली ईरान की बहुत बुरी हालत है, एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस ईरान का बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो इस समय जो ईरान का रेजिम है वो बहुत ही वीक हालात में है, उसमें आप जबरदस्ती खमेनी को उड़ा के उसको स्ट्रेंथ क्यों देना चाहोगे, ये मुझे नहीं लगता। तो आई थिंक रीजनल पार्टनर्स के साथ, इंडिया, सऊदी अरेबिया के साथ मिलके थोड़ा सा you can talk to him and stabilize the place. I think that would be the smart thing to do. So would the Americans do that? Americans तो ये Americans are not smart. So Americans के साथ जो या वेस्टर्न एक थिंकिंग है उसके साथ ये प्रॉब्लम रही है हमेशा, चाहे आपने इराक में देखा, लीबिया में देखा, अफगानिस्तान में देखा, उनकी स्ट्रेटेजी हमेशा शॉर्ट टर्म होती है कि 2 साल के लिए हमने अगर ये कर दिया तो 2 साल के लिए छुट्टी हो गई, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए छुट्टी। लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है उनका। लॉन्ग टर्म अगर विजन होता है तो जो एक एपिसोड्स हुए हैं जिसमें कि इनको बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन से निकलना पड़ा है, चाहे अफगानिस्तान था, चाहे इराक था, चाहे लीबिया था, वो नहीं होता। सिमिलरली ईरान के केस में आई होप दे टेक अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रादर देन अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव कि खमेनी को अगर हमने हटा दिया तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी पॉपुलर विक्ट्री मानी जाएगी घर पे, चाहे अमेरिका में या इसराइल में।
एंड बाकी बाद में देखेंगे कि क्या होता है. दैट मे बी अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आई वुड से let the regime which is in a very very weak state implode itself rather than an external intervention. That is, yeah, that is what it is, sir. Now, how do you think Israel looks at this, sir? Israel का जो एक regional perspective था, where it wants to be the kind of leader of the region. It wants to have Abraham Accords, थोड़ा normalization कर कुरा के सऊदी के साथ भी उसको दोस्ती. That's I think is epitome. सऊदी के साथ दोस्ती हो जाएगी बारी, तो मतलब acceptance हो जाएगी पूरे region के अंदर. With this whole thing, जो एक Palestinian state के ऊपर एक focus था इतने टाइम तक, that thing going on a back burner now, and Israel का जो renewed operations हैं गाजा के ऊपर, उसके बाद भी didn't come into focus as much as it should have, or people would have liked it to have, especially in the US. How do you see this region resettling itself, sir? क्योंकि क्या पैलेस्टीनियन स्टेट के ऊपर ये जो लड़ाई है, अब्राहम अकॉर्ड्स रुके हुए हैं, आईमैक रुका हुआ है, ये चीज रुकेगी? नाउ पीपल आर गोना से इनफ, मूव फॉरवर्ड. I would say, Adi, that there will be more escalation before there's a point of de-escalation which comes. So आज की तारीख में Israel is very happy to have achieved everything that it had even dreamt of, and beyond that, जब ये फोर्डो का न्यूक्लियर प्लांट आपने आज G57 बॉम्बर्स के थ्रू उड़ा दिया, बिकॉज इजराइल तो यूएस से 2012 से कह रहे हैं कि फोर्डो पे स्ट्राइक करने. फोर्डो की बात कर रहा हूँ मैं. फोर्डो में 2012 से कह रहा है, बट किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने इसको बात को माना नहीं था. एंड आज जो ये हुआ, ये इजराइल के लिए ड्रीम कम ट्रू है, तो उनके लिए तो ये डे ऑफ रिजॉइसिंग है. गाजा को अब वो कैसे देखते हैं, और सऊदी अरेबिया गाजा के इशू को कैसे देखते हैं टुवर्ड्स नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल, वो एक आने वाले समय में देखने वाली बात है. सबसे पहले तो जो ईरान वाला इशू है, पहले वो रिजॉल्व होगा, उसके बाद ही फिर गाजा, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा. मेरे ख्याल से ये ईरान फैक्टर को आप स्किप करके सीधे पैलेस्टाइन और सऊदी नॉर्मलाइजेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे. So, and last question, sir, what do you think, the reaction Russia, China, कैसे react करेंगे इसके ऊपर? India, I think we've put in a reaction already. Russia, China is the odd this thing out. मेरा logic कहता है कि रशिया को यूक्रेन दे दिया है, उसको बोला तू वहां पर जो करना है कर, leave Iran alone, and he's probably agreed to it because उसके reactions have been very measured. He's not wanting to criticize Israel जैसे पहले कर रहा था. He's wanting to say रुक जाओ, I'll take the nuclear this thing, don't hit Iran. Is a very measured sort of a thing, so it kind of seems that some deal has happened there. China का क्या reaction होगा, sir? And lastly, how do you think the Arab street will react to what has happened in Iran? See, चाइना के लिए, जैसे मैंने अभी पहले प्रोग्राम में आपके कहा था पहले, कि बहुत बड़ा धक्का है, बिकॉज नॉट मिलिटरीली बट बिकॉज ऑफ एम्बेडेड इकोनॉमिक इंटरेस्ट विच रन थ्रू ईरान. But China is known not to intervene in any external military conflict, और वो उसकी पोजीशन अभी भी कायम रहेगी, वो कंडेम करेगा. हो सकता है एट दी बैक एंड कुछ मिलिट्री सप्लाईज वगैरह ईरान को दे अगर उसको जरूरत पड़ेगी इन अ प्रोटेक्टेड बैटल, बट चाइना इज नॉट गोइंग टू इंटरवीन डायरेक्टली इन एन एक्सटर्नल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट. ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, और मुझे नहीं लगता वो इसमें कोई चेंज आएगा, इवन इफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्लोजर, बिकॉज चाइना के पास अक्रॉस दी BRI पाइपलाइंस और ऑल्टरनेट रूट्स हैं जिसके द्वारा वो ऑयल ले जा सकते हैं. उसमें टाइम और पैसा हो सकता है ज़्यादा लगे, बट इट इज़ नॉट अ एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एज फार एज चाइना इज कंसर्न. प्लस चाइना के इंडो पैसिफिक में जो इंटरेस्ट हैं वो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, रादर देन गेटिंग इनटू एनी वॉर डायरेक्टली इन विच ईरान इज देयर. अरब नेशंस का जो है और अरब स्ट्रीट का जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. अभी तक हमने 7 अक्टूबर से आज तक देखा है कि हर बार जब भी कोई इजराइल के द्वारा अटैक हुआ है या कोई मेजर इंसिडेंट हुआ है, हर बार कंडेमनेशन उन्होंने किया है. अभी भी 16 जून को 21 कंट्रीज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला था जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीट ऑफ मुस्लिम एंड अरब कंट्रीज के हुआ था, कि इजराइल को कंडेम किया था, ईरान के साथ खड़े हुए थे उसकी सॉवरेनिटी प्रोटेक्ट करने के लिए. बट इन स्टेटमेंट्स के अलावा अभी तक अरब वर्ल्ड ने कोई नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जब तक कि उनके उनकी जमीन पर कोई डायरेक्ट अटैक ना होना शुरू हो जाए, जिसके ऊपर फिर उनको सोचना पड़ेगा. बट राइट नाउ, जैसे मैं लिखता रहा हूँ, आपने अगर देखा भी होगा, उनकी पोजीशन बहुत ही एम्बिवेलेंट रही है कि साइड से वॉच करेंगे, देखते हैं क्या होता है.
Yeah. Well, at the end of it, the US is there. I'll just squeeze in one more. So, what does this go for the Israel-US combination in the Middle East? जो एक मैसेज गया है, पहले था कि यूएस से थोड़ा हैंड्स ऑफ हो गया इजराइल से, ये जो हुआ है इससे एक जो फॉरगेट द ईरान स्ट्राइक और एनीथिंग एल्स, बट एक जो लार्जर स्ट्रेटेजिक मैसेज इस रीजन के अंदर गया है कि यूएस इजराइल आर Pakistan, how does Pakistan react to it? Iraq, Syria, how do these other countries, Turkey, क्या रिएक्शन रहेगा सर? इस्लामिक वर्ल्ड स्पेसिफिकली. हाँ, इजराइल और यूएस की पार्टनरशिप और अलायंस तो हमेशा से स्ट्रांग था, और इवन इन ट्रम्प 1.0 हमने देखा था कि ही हैड गॉन आउट ऑफ द वे टू प्लीज या अपीज इजराइल. चाहे अब्राहम अकॉर्ड्स की बात कर लें, चाहे शिफ्टिंग ऑफ एम्बेसी टू जेरूसलम की बात कर लें, रिकग्निशन ऑफ जेरूसलम एज इजराइल्स कैपिटल की बात कर लें. सो ट्रम्प और नेतन्याहू का जो अंडरस्टैंडिंग है और जो एक ब्रदरहुड है वो बहुत स्ट्रांग है. और ट्रम्प 2.0 में भी उसने ये बिल्कुल क्लियरली डेमोस्ट्रेट किया है कि पब्लिक स्टेटमेंट्स को छोड़ के जो एक्चुअल चीज़ जो काउंट होती है, जहाँ पे एक्शन लेना होता है, वहाँ पे ट्रम्प ने नेतन्याहू को और इजराइल को हमेशा बेल आउट किया है. और आज का एक्शन से उसको रिकन्फर्म करता है कि ट्रम्प, नेतन्याहू एंड यूएस इजराइल रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग and goes beyond any diktat or rules and regulations of international order. Thank you, sir. Absolute pleasure talking to you. I think this was a wonderful conversation. बहुत लोग इससे benefit करेंगे. So thank you, and I hope to keep interacting with you about this and many other issues. Your articles are insightful, sir. Let me just say this, and I hope to read The World at War. That is something that I'm going to look forward for. Audience से सबसे request है, please video को like करिए, subscribe करिए, share this. And of course, give your comments, give your thoughts. What do you guys think is going to happen? And don't forget, if you can contribute, please do so. Details in the description. Namaskar. Jai Hind. Jai Bharat. Thank you, Vaidi. Pleasure being with you. Sir.